हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित हमारा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में हम सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 76 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार यानी गहलवाल राजा गोविंद चंद का मंत्री था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है धर्मशास्त्रकार गहलवाल राजा गोविंद चंद का जो मंत्री था वो था लक्ष्मीधर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लक्ष्मीधर गहलवाल राजा गोविंद चंद का मंत्री था। लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की संस्कृत भाषा में रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। और गोविंद चंद स्वयं बड़ा विद्वान था। उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। और सारनाथ लेख उसकी पत्नी कुमार देवी का है, जिसमें इसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और गहलवाल वंश का सबसे प्रतापी राजा जयचंद था, जिसकी पराजय 1194 ईस्वी में हुई थी, जब मोहम्मद गौरी ने उसे चंदावर के युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा हिंदू शासक जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली वह उड़ीसा का शासक था। तो कौन था? राम सिंह। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मीर जाफर ने उड़ीसा के राजा राम सिंह को हटाने की कोशिश की। इसके पूर्व मीर जाफर ने बिहार के शासक रामनारायण को हराने का प्रयास किया था। यद्यपि क्लाइव व वाटसन की मध्यस्थता से विवाद शांत हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन दो ब्राह्मण भाइयों ने रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म अपनाया था। तो वो दो भाई कौन थे भाई? वो थे आपके खुशहाल सिंह और तेज सिंह। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी खुशहाल सिंह और तेज सिंह ब्राह्मण थे, जिन्होंने राजा रणजीत सिंह के समय में अपना धर्म परिवर्तन करके सिख धर्म अपना लिया था। और खुशहाल सिंह प्रारंभ में सिख सेना में द्वारपाल थे, किंतु कुछ समय उपरांत अपनी योग्यता से सेना में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सिराजुद्दौला ने आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था। तो जब सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर जो है आपका डेक था। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। और सिराज के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में मुख्यतः मीर जाफर हो गया, घसीटी बेगम हो गया, शौकत जंग व अंग्रेज थे। ये इन लोगों का एक ग्रुप था। और इस समय कलकत्ता का जो गवर्नर था वो था कर्नल ड्रेक। और अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के किले बंदी करने के कारण नवाब सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया एवं 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और गवर्नर ड्रेक अपनी सेना सहित भागकर जो है फुल्टा द्वीप पर शरण ले लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो राइट पूछा गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लॉर्ड वेलेस्ली चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उससे संबंधित है, यानी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी लॉर्ड वेलेस्ली जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति से संबंधित है, यानी अवध का विलय से संबंधित हो जाएगा। और लॉर्ड एलनबरो का आपको पता है, लॉर्ड एलनबरो का संबंध सिंध का विलय से संबंधित है। और लॉर्ड हेस्टिंग जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो समुद्र के रास्ते भेजा गया था वो था आपका वॉटसन। ठीक है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप देख सकते हैं 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते लॉर्ड क्लाइव के सहायक के रूप में वॉटसन को भेजा गया था। अगला है हमारा, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू हुआ था। तो अंग्रेजी माध्यम जो लागू हुआ था आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से, यानी मैकाले की देन है। और 1835 से लागू हुआ था। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1813। ठीक है, 1813 ईस्वी के चार्टर द्वारा पहली बार कंपनी सरकार ने भारतीयों की शिक्षा का जो सीमित दायित्व लिया। फलतः प्रत्येक वर्ष से शिक्षा के मद में जो व्यय की रकम थी वो 1 लाख रुपये निश्चित की गई थी। कब की गई थी? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और परंतु शिक्षा का जो माध्यम क्या होना चाहिए इस पर विवाद था, जिसे प्रसिद्ध आंग्ल प्राच्य विवाद भी कहा जाता है। और अंततः मैकाले की कोशिशों के बाद अंग्रेजी भाषा को वरीयता दी गई और मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को स्मरण पत्र में अंग्रेजी को मान्यता दे दी गई थी।
और तब से लेकर आज तक ये विवाद बना हुआ है। और वैसे कहें तो देखा जाए तो इंग्लिश में लगभग सभी का रहता ही है। ठीक है, तो जैसे आज हमारे कोर्ट की बात करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। ठीक है, डिपार्टमेंट में अधिकतर इंग्लिश ही है। तो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है क्या है भाई, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और राजभाषा हमारी इंग्लिश ही है। अगला है हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पिता है वो है आपके राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता यानी अग्रणी दूत के रूप में जाना जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मैचिंग के लिए दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैच नहीं, सबसे पहले क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा तमिलनाडु के पुलिगरों का जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका नील विद्रोह। आप डेट देख सकते हैं, तमिलनाडु के पुलिगरों का जो विद्रोह हुआ था 1801 से 1805 के बीच हुआ था। नील विद्रोह आपका 1859 से 60 के बीच हुआ था। पाउना विद्रोह आपका 1873 से 76 के बीच हुआ था। और दक्कन अशांति 1874 से 75 के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप मैच कर सकते हैं। और जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बात हुई थी कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इसमें विवाद नहीं करना, ये मैंने आपको कोर्ट के परिप्रेक्ष्य बात की आपको। ठीक है, लैंग्वेज के परिप्रेक्ष्य में। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देख सकते हैं इसे मिलाने की बात कर रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, यानी बी इसका राइट आंसर है, यानी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो कर्नल ऑलकॉट यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और सत्य शोधक समाज की बात करेंगे तो ज्योतिबा फुला यहाँ पे राइट हो जाएंगे। नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है हमारा, बहावी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो बहावी जो संप्रदाय है वो उसका उद्भव जो हुआ था अरब में हुआ था। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी अरब में उत्पन्न बहावी संप्रदाय इस्लाम की एक कट्टर शाखा है और मौलवी अब्दुल बहाव द्वारा चलाया गया यह आंदोलन कुरान को मानता है किंतु हदीसों को नहीं मानता है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था। ठीक है, 1921 में। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी देख सकते हैं आप लोग 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। और प्रारंभ में यह आंदोलन राजनीतिक था, लेकिन बाद में क्या होता है, धार्मिक रूप ले लेता है। और यहाँ अधिकांश जमींदार जो थे हिंदू थे, जबकि किसान क्या थे, मुस्लिम थे। और उन जमींदारों ने किसानों का खूब को शोषण किया और नतीजतन समय पाकर किसानों ने विद्रोह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी आपको 1857 की क्रांति को डिज़राइली के द्वारा। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमिस्टन था और डिज़राइली विपक्ष का नेता था, उसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला हमारा, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो बंगाल का जो विभाजन था, ठीक है, वो हुआ था आपका 1905 में बंगाल का विभाजन की बात हुई थी, लेकिन समाप्त जो किया गया था उसको 1911 में। यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो हैं 1910 से 1916 ईस्वी के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे और इसी के समय में 12 सितंबर 1911 ईस्वी को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। और इसी वर्ष एक समारोह में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना संस्थापक कौन थे। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो थे आपके नवाब सलीमुल्लाह खां। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी और वो डेट है आपकी, वो है जून 1948। ठीक है, 91 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप देख सकते हैं लॉर्ड वेवेल 1944 ईस्वी में भारत आया
और 1947 ईस्वी तक रहा। और इसी समय क्या हुआ था, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट जो एटली लेबर पार्टी के थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक सॉरी ठीक है, जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता जो है भारतीयों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। ये एटली ने घोषणा की थी। लेकिन स्वतंत्रता हमें कब मिलती है, उससे एक साल पहले ही मिल जाती है। ठीक है, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली थी। अगला है हमारा भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति थे। तो भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल। असहयोग आंदोलन का विरोध करने के कारण बिपिन चंद्र पॉल का महत्व कम हो गया और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक अपनी मृत्यु पर्यंत भारतीय राजनीति में छाए रहे। अगला है हमारा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। एक साल उन्होंने देश की राजनीतिक स्थिति को समझा और धीरे धीरे भारतीय राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और उन्हीं का अनुसरण किया था। अगला है हमारा इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था। तो इंडियन ओपिनियन जो प्रकाशित होता था वो दक्षिण अफ्रीका से होता था, यानी सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के एक मामले के सिलसिले में गए थे और वहाँ 22 साल तक रुके और इस दौरान वे भारतीयों की समस्या के बारे में वहाँ के सरकार को अवगत कराते रहे। और इसी बीच दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जो है गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक जो समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला हमारा वर्ष 1931 ईस्वी में निम्न में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो 1931 की बात करेंगे तो वो भारतीय समाचार पत्र था संकटकालीन शक्तियां अधिनियम। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1931 ईस्वी में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया था, जिसे भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं इसे। अगला है हमारा गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो गदर पार्टी की बात करेंगे तो गदर पार्टी को जाना जाता था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के में जो है लाला हरदयाल के सहयोग से हुआ था और इसको पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। और प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई थी, इसीलिए। और अगला हमारा कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति कांग्रेस ने जो पहली बार घोषित की थी वो की थी नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं इस टाइम लाला लाजपत राय बहुत सक्रिय यानी एक्टिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। इसके बाद हर वर्ष कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है और 1920 ईस्वी में नागपुर में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में देसी रियासतों के प्रति जो अपनी नीति घोषित की गई थी। अगला हमारा किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढलालौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती। भाई ढलालौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती, ये कहा था आपका वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन जिन्हें स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है, ये भारत के हितैषी कह सकते हैं। ये ऐसे वायसराय थे जो इंडियंस को बारे में सोचते थे। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी का बीच रहा। उसके समय में फैक्ट्री बिल अधिनियम 1881 भी पारित हुआ था और प्रसिद्ध इल्बर्ट जो बिल विवाद था उसका ये विवाद भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था और इसी कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये भारत के हित में जो है एक अच्छे वायसराय कहे जा सकते हैं जिन्होंने यहाँ के बारे में सोचा और काम किया। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित को उनके सही क्रम में लगाने की बात कर रहा है। व्यवस्थित करते हुए नीचे कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले आ जाएगा अलीपुर षड्यंत्र केस, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। उसके बाद आपका आ जाएगा अहमदाबाद बम केस जो 1909 में हुआ था। उसके बाद आपका आ जाएगा सी पेशावर षड्यंत्र केस, ठीक है, जो 1910 में हुआ था। और अंतिम है आपका सतारा षड्यंत्र केस। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका सतारा षड्यंत्र केस जो 1910 में हुआ था और अंतिम है आपका पेशावर षड्यंत्र केस जो 1923 में हुआ था।
आप देख सकते हैं स्वतंत्र आंदोलन के दौरान हुए विभिन्न षड्यंत्र केसों को कालक्रम में लगाया गया है। सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र केस आ जाएगा जो 1908 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद बम केस हुआ था 1909 में, और सतारा षड्यंत्र केस हुआ था 1910 में। पेशावर षड्यंत्र केस हुआ था 1923 में। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बंदी जीवन जो लिखा गया था वो लिखा गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी बंदी जीवन की रचना महान क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।